बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं कि महंगाई के मारों को बिजली का एक और बड़ा झटका लगा दिया गया। हुकूमत ने बिजली ₹1.39 फी यूनिट महंगी कर दी है। वफाकी काबीना ने बिजली महंगी करने की मंजूरी भी दे दी। वजीर तवानाई हम्माद अजहर ने बिजली महंगी करने से पहले आलमी बैंक को आगाह करने का एतराफ़ भी कर लिया। कहते हैं गुज़िश्ता रोज़ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में ही आलमी बैंक को बिजली की कीमत में इजाफे के फैसले से आगाह कर दिया था। हमें एक मरतबा फिर ये बिजली का टैरिफ जो है वो बढ़ाना पड़ रहा है और हम इस टैरिफ के अंदर हमने जो नेपरा को प्रपोज़ किया है वो ₹1.39 का रेट है जो हम बढ़ाने का प्रपोज़ कर रहे हैं। ये बेसिकली नेपरा ₹3.5 के करीब बढ़ाना चाहता था मार्च में, लेकिन हमने उस वक्त ₹1.95 बढ़ाया और अब हम ₹1.39 बढ़ा रहे हैं। ये जो रेजिडेंशियल कस्टमर्स हैं, लाइफ लाइन कंज्यूमर्स, 200 से यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले या 100 से 50, उन पे ये लागू नहीं होएगा। जो शौकत तरीन साहब की स्टेटमेंट है, मेरी नज़र से मैंने तो नहीं देखा, लेकिन कल ही मेरी उनके साथ और वर्ल्ड बैंक के साथ जो ऑनलाइन डिस्कशन हुई है उसमें हमने ये टैरिफ इंक्रीज़ डिस्कस किया है। जूम पे कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें हमने ये फैसला उनको भी बताया और वहाँ पे शौकत तरीन साहब ने भी उनको वर्ल्ड बैंक के MD को इस फैसले के बारे में बताया। इसी बारे में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान साहिबा। बहुत शुक्रिया शेरी रहमान साहिबा आपके वक्त का। एक तो बिजली दोबारा से महंगी कर दी गई है, अवाम को ये बड़ा झटका लगा दिया गया है। दूसरी जानिब हम्माद अजहर साहब ये एतराफ़ कर रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक को एक रोज़ पहले ही इस बारे में आगाह कर दिया गया था, जबकि अवाम को आज ये झटका लगाया गया है। क्या कहेंगे इस बारे में? जी देखिए, पहले तो बड़ी अजीब बात है कि ये आलमी इदारों को आगाह कर रहे हैं बजाय इसके कि अपनी आवाम और अपने पार्लियामान को एतमाद में लें। कैसी क्या बार बार क्राइसिस हो रही है कि आए दिन ये हफ्ते में अब ऐसा लग रहा है 3 या 4 दफ़ा कीमतें बढ़ाती जा रही हैं। कभी ओगरा का नाम देते हैं, कभी IMF का नाम देते हैं, कभी कहते हैं कि बस ये वक्त का तकाजा है। तो ये तो अजीब और गरीब जबर है इनका अवाम पर कि होशरुबा महंगाई होती जा रही है। और ये आपको याद होगी अपने जलसों में खड़े होके बिजली के बिल जलाया करते थे। अब चलवाएं किसी से बिजली के बिल 40% इन्होंने 30 साल में 40% बिजली के नर्ख बढ़ाए हैं। और बिजली पेट्रोल जैसी चीज़ें, पेट्रोल की भी इन्होंने ₹30 30 दिन में बढ़ाए। तो आप मुझे बताएं कि ये किस तरह आगे काम चलेगा, इकोनॉमी के मईशत के पहिए कैसे चलेंगे और लोग अपने घरों में अपने चूल्हे कैसे जलाएंगे, लाइट कैसे ऑन करेंगे, बच्चे होमवर्क कैसे करेंगे। अब ये तो समझ ही नहीं आ रहा। गैस, बिजली, पेट्रोल, हर चीज़ के ये कीमतें हैं अब बिल्कुल होशरुबा महंगाई की तरफ चढ़ती जा रही है, बढ़ाते जा रहे हैं और कहते हैं कि बस ये अब हमें करना पड़ रहा है। खुद ये खड़े होकर बिजली के बिल जलाया करते थे कंटेनर पर। शेरी रहमान साहिबा साथ ही मौजूद रहिएगा। सीनियर एनालिस्ट सना बुच्चा साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। सना बुच्चा साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अवाम मुंतज़िर हैं रिलीफ के, लेकिन वो रिलीफ अभी तक मिल नहीं पाया है कहीं से भी। एक बार फिर से ये कीमतें बढ़ा दी गई हैं बिजली की, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा दोबारा से किया जा रहा है। क्या कहेंगी इस सूरत हाल पर? मेरा ख्याल है अब आवाम को इतना शऊर तो हो जाना चाहिए कि ये हुकूमत सिर्फ बयान दे सकती है, रिलीफ नहीं दे सकती। क्योंकि आजमी खान साहब ने कहा है कि जी मुनाफाखोर अवाम जो हैं वो दुश्मन हैं अवाम के। मुनाफाखोर कौन है, जरा ये भी निशानदेही कर दें। अपने ही मिनिस्ट्री में बैठे हुए कितने मुनाफाखोर हैं और कितनों को उन्होंने कर लिया है। फिर वो कहने के जी महंगाई के जो जिम्मेदार अनासर हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो। तो मेरा ख्याल है चैरिटी बिगिंस एट होम, जरा पहले अपने घर को साफ करना शुरू करें। और ये बातें कर देना कि बड़ा आदमी जो है वो इंसाफ नहीं चाहता है, NRO चाहता है, तो छोटा आदमी तो रिलीफ ही चाहता है, उसको रिलीफ दे नहीं सकते। अब आप देखिए कि ₹1.39 पर यूनिट बिजली महंगी हुई है और होगी और आगे भी होगी, क्योंकि शौकत तरीन साहब DC में बैठे हैं। तो अब उसको जाहिर है कि IMF की भी माननी है और वर्ल्ड बैंक की भी माननी है और अब हम उनको जो है मुस्तकिल तौर पर वजीर खजाना भी बना लेंगे। 6 महीने का उनका ट्रायल पीरियड था, उन्होंने इतनी अच्छी कीमतें बढ़ाई हैं कि अब उन्होंने मुस्तकिल रख रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए, एक तो ये कि खुर्दनी तेल भी है, बाकी चीजें भी हैं और आके देखिए गैस के ऊपर भी एक बहरान आने जा रहा है, क्योंकि इनकी नाअहली इतनी है कि जब टेंडर जमा कराने होते हैं 3 महीने पहले मुल्क टेंडर जमा कराते हैं, ये टेंडर जमा नहीं कराते। ये आखिरी मिनट पे इनको याद आता है ओहो गैस भी लेनी थी, तो अब गैस कहीं अवेलेबल ही नहीं है तो ये कहाँ से लेंगे। अब ये एक नई बात कर रहे हैं कि सार्फिन जो नए हैं उनको गैस नहीं मिलेगी। अब मैं तो आज हैरान ही हूँ कि मुंह धोने के साबुन पे भी ₹3 बढ़ गया है और कपड़े धोने का जो पाउडर है वो भी ₹10 फी किलो महंगा हो गया। तो वो जो PTI में एक था ना, वो ड्राई क्लीन हो जाते थे लोग,
تو میرا خیال ہے اب وہاں پہ بھی داغ نہیں دھل سکتے کیونکہ اب اتنی مہنگائی ہو گئی ہے اور واشنگ پاؤڈر بھی مہنگا ہو گیا ہے، اس لیے داغوں کے ساتھ ہی اب یہ حکومت چلے گی، اور دعوے اور داغ دو چیزیں ہیں۔ ثنا بچہ صاحبہ، حماد اظہر صاحب نے یہ اعتراف کیا کہ ورلڈ بینک کو ایک روز پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ قیمتیں بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ایک جانب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو عالمی ادارے ہیں ان کی شرائط پر نہیں چل رہے، ہم اپنے جو ہے وہ عوام کا فائدہ دیکھ رہے ہیں، اپنی معیشت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری جانب اس طرح کے اعترافات کے بعد کیا صورتحال ہے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیے بہت آسان ہوتا ہے کہ ڈیسیشن دیکھیں، جو بھی سمری ہوتی ہے پرائسز بڑھانے کی وہ ایونچولی تو پرائم منسٹر ہی سائن کرتے ہیں، چاہے پریشر IMF کا ہو، ورلڈ بینک کا ہو، آپ کے فورن منسٹر سمجھتے ہوں یا آپ کو اور مسائل ہوں، سمری جو سائن ہوتی ہے پرائس انکریز کی وہ عمران خان وزیر اعظم کرتے ہیں۔ تو یہ حماد اظہر کو کبھی پریس کانفرنس کرا کے، کبھی اسد عمر سے کرا کے، کبھی فواد چودھری صاحب کے ذمہ لگا کے یہ اپنی ذمہ داری سے تو نہیں بھاگ سکتے، اور ایونچولی تو یہ تمام تر ذمہ داری عمران خان صاحب کی ہے نا، جو بار بار غریب عوام کا خیال بھی کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے دل میں درد بھی اتنا ہے کہ پناہ گاہیں کھول رہے ہیں، صحت کارڈ دے رہے ہیں، تو یہ جو درد ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو کر ریلیف میں نہیں آتا۔ بس یہی ہے، عوام کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ حماد اظہر صاحب کا کیا قصور ہے، وہ تو بیچارے ان کے پاس کیا ہے کرنے کو، مطلب یہ سارا کچھ جو کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے ہماری جو اپنی نااہلی ہے، جو حکومت کی نااہلی، اگر اوپر ٹاپ سے آپ کا کپتان کو ہی نہیں پتا کہ کرنا کیا ہے تو یہ تو ہوگا۔ ٹھیک ہے ثنا بچہ صاحبہ، ایک جانب جو ہے وہ جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائی جاتی ہیں، ثنا بچہ صاحبہ ساتھ ہی موجود رہے گا، اسما بخاری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ذرا ایک بار سن لیتے ہیں کہ حماد اظہر صاحب نے پریس کانفرنس کے دوران کیا کہا تھا۔ ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ بجلی کا ٹیرف جو ہے وہ بڑھانا ہے، اور ہم اس ٹیرف کے اندر ہم نے جو نیپرا کو پروپوز کیا ہے وہ 1 روپیہ 39 پیسے کا ریٹ ہے جو ہم بڑھانے کا پروپوز کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی نیپرا 3.5 روپے کے قریب بڑھانا چاہتا تھا مارچ میں، لیکن ہم نے اس وقت 1 روپیہ 95 پیسے بڑھایا، اور اب ہم 1 روپیہ 39 پیسے بڑھا رہے ہیں۔ یہ جو ریزیڈینشیل کسٹمرز ہیں، لائف لائن کنزیومرز، 200 سے یونٹ سے کم استعمال کرنے والے یا 100 سے 50، ان پہ یہ لاگو نہیں ہوئے گا۔ جو شوکت ترین صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے، میری نظر سے میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن کل ہی میری ان کے ساتھ اور ورلڈ بینک کے ساتھ جو آن لائن ڈسکشن ہوئی ہے اس میں ہم نے یہ ٹیرف انکریز ڈسکس کیا ہے، زوم پہ کانفرنس ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہ فیصلہ ان کو بھی بتایا، اور وہاں پہ شوکت ترین صاحب نے بھی ان کو ورلڈ بینک کے MD کو اس فیصلے کے بارے میں بتایا۔ اسما بخاری صاحبہ، یہ حماد اظہر صاحب کی گفتگو یقیناً آپ نے سنی ہے، اور اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ورلڈ بینک کو آگاہ کر دیا آن لائن کانفرنس میں، اور اس کے بعد یہ قیمتوں میں اضافہ کیا گیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کیا کہہ سکتی ہوں، جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ مجھے میری اخلاقیات اور میری خاندانی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ میں وہ ان الفاظ میں ان کے بارے میں بات کروں، لیکن کمال ہو گیا ہے۔ مطلب آپ آج دیکھیے، آج بجلی کی قیمت میں اضافہ، آج رات کو پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوگا، آج یوٹیلٹی اسٹور جو ہے انہوں نے اشیاء خود و نوش کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے، آج گھی کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ہمیں لے جانا کہاں چاہ رہے ہیں بھائی؟ ٹھیک ہے، اچھے دن آئے ہوں گے عمران خان صاحب کے، ان کے مافیاز کے، ان کی ATMs کے اچھے دن آئے ہوں گے، ہمارا بیڑا غرق ہو رہا ہے، ہم سے یقین مانے میں اپنے لیے بھی اتنی ورڈ ہوں، مجھ سے میرا گھر کا نظام نہیں چلایا جا پا رہا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ہمارا یہ حال ہے تو وہ عام محنت کا آدمی جو روز کی دیہڑی کما کے لاتا ہے اور وہ اپنا گھر چلانے کی کوشش کرتا ہے وہ کرے گا کیا؟ ادویات کی قیمتیں آپ دیکھ لیں کہاں چلی گئی ہیں، نہ یہاں جی سکتے ہیں، نہ یہاں پاکستان میں، اس نئے پاکستان میں مرنے کا کوئی حال ہے۔ عمران خان صاحب کو کچھ شرم ہے؟ عمران خان صاحب کو یاد ہے کہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ کیا بکواس کر کے وہ کیا کہہ کے وہ آئے تھے؟ ہمارے لوگوں کو اس ساتھ جھوٹ بول کے آئے تھے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ IMF کے ہم پہلے کہہ رہے تھے، یہ بجٹ آیا تب بھی کہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ ٹیکس فری بجٹ ہوگا۔ آپ جب سے بجٹ آیا ہے، یہ چوتھا منی بجٹ جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ کیا، اور IMF کی ڈکٹیشنز کے اوپر ہو رہا ہے۔ IMF تو چاہتا ہے کہ پاکستانی قوم کا ایک ایک جو خون ہے، قطرہ جو ہے وہ نچوڑ کے عمران خان صاحب اور ان کی ATMs کو بھر دیا جائے۔ اب بتائیے ہم کہاں جائیں؟ ہم کیسے جیئیں گے اس ملک کے اندر؟ ان کو شرم ہی نہیں ہے، ان کو کوئی مطلب آپ نے بالکل ہی IMF کو آگے گردی رکھی ہے۔ یقیناً عوام کے لیے جینا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بہت شکریہ اسما بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں، ثنا بچہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، شیری رحمان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا بھی بہت شکریہ۔
और आवाम को सब्सिडाइज्ड अशिया फराहम करने वाले यूटिलिटी स्टोर्स को फिर महंगाई के तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 15 से 49 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। कुकिंग ऑयल भी 14 से 110 रुपये फ़ी लीटर तक महंगा हो गया। 300 ग्राम अचार 44 रुपये महंगा। शरबत की 800 मिलीलीटर की बोतल की कीमत 40 रुपये बढ़ गई। हैंड वॉश, शैम्पू, जूते चमकाने वाली पॉलिश भी महंगी कर दी गई और कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक कीमतों में इजाफे का इतलाक फौरी होगा। यूटिलिटी स्टोर्स पर कीमतों में इजाफा अवाम ने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। अवाम इस बारे में मजीद क्या कहते हैं आप भी देखिए। हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे। आम आदमी है ना, जो वो यूटिलिटी स्टोर पर भी जाता है ना, उधर भी अशिया बहुत ज़्यादा महंगी हैं। ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ 100 ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਹੁਣ 250 ਦੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਹੈ ਕੌਣ ਹੈ? रिलीफ तो देते हैं लेकिन वहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। आटा पता कर लो वो नहीं है, चीनी पता कर लो वो हफ्तों से नहीं आ रही। बाहर बाज़ारों में बहुत ज़्यादा महंगाई चल रही है और अब यूटिलिटी स्टोर पे भी इन्होंने महंगाई शुरू कर दी है। यूटिलिटी स्टोर जो है जिससे चीज़ें सस्ती मिलती थी अब वो भी महंगाई की तरफ जा रहा है। लिहाजा कि इमरान खान से अपील है या महंगाई को कम किया जाए या हमारी जान छोड़ दे। जनाब इमरान खान साहब अगे गुजारिश है कि महंगाई थोड़ी मेहरबानी करन ते घट करा छड़न। यूटिलिटी स्टोर ते भी हुण तां चीज़ां इन्नियां महंगियां होई ने, बंदे दी पहुंच तो भी दूर हो गई हैं। दूजे नंबर ते अगर इन्नी महंगाई हो गई तो गरीब आवाम दा की बनना। और हुकूमत देखती रह गई। महंगाई का जिन अवाम को सताने से इस हफ्ते भी बाज न आया। एक हफ्ते में महंगाई की मजमूई शरह 12.66% तक जा पहुंची। हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई का जिन बेकाबू है और अवाम के लिए महंगाई में मुसलसल इजाफा होता चला जा रहा है। एक हफ्ते के दौरान महंगाई की मजमूई शरह 12.66% तक जा पहुंची है। सबसे कम आमदन वाले तबके के लिए महंगाई की शरह 14.12% रिकॉर्ड की गई। 2267 रुपये तक इजाफा हो चुका है इन अशिया की कीमतों में। महंगाई का जिन दिन ब दिन बेकाबू होता चला जा रहा है और आवाम के लिए जीना मुश्किल तर हो गया है। LPG का घरेलू सिलेंडर 43 रुपये 96 पैसे महंगा हो चुका। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया हफ्ते मटन, बीफ, लेसर, कुकिंग ऑयल की कीमत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अवाम एक मरतबा फिर पेट्रोल बम के लिए तैयार हो जाएं। पेट्रोल की कीमत 5 रुपये 90 पैसे और डीजल 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज़ आ गई है। ओगरा ने एक बार फिर कीमतें बढ़ाने के लिए समरी हुकूमत को इरसाल कर दी। हुकूमत ने 3.5 माह में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत महंगी की। 15 जून के बाद से अब तक इनमें 21 रुपये 86 पैसे तक का इजाफा हो चुका है। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। तो आप सब के लिए मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि हौसला रखें, कोई घबराने की बात नहीं है। हुक्मरानों को गरीब आवाम पे तरस न आया। महंगाई के सताए अफराद के लिए बुरी खबर। हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी कर ली। पेट्रोल 5 रुपये 90 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत में फी लीटर 9 रुपये 50 पैसे फी लीटर तक इजाफा करने की तजवीज़ दे दी गई। ओगरा ने समरी हुकूमत को अरसाल कर दी। हुकूमत ने 3.5 माह के कलील अरसे में 7 बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई। 15 जून के बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत 21 रुपये 86 पैसे तक महंगी हुई। 3.5 माह में पेट्रोल की कीमत 18 रुपये 74 पैसे, हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 28 पैसे फी लीटर महंगा हुआ। लाइट डीजल की कीमत में फी लीटर 21 रुपये 83 पैसे इजाफा किया गया, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत 19 रुपये 31 पैसे फी लीटर बढ़ी। आवाम के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। एक माह में 2-2, 3-3 दफ़ा अगर पेट्रोल बढ़ रहा है तो आवाम क्या करेंगे? पेट्रोल बढ़ेगा तो सब चीज़ें महंगी होंगी। गवर्नमेंट को हमने क्या कहना, उन्होंने हमारे कहने पे क्या कर लेना। बेचारा गरीब बंदा भूख से मर जाएगा। इमरान खान साहब ने जितनी कमिटमेंट्स की, जितने साल हो गए उनकी गवर्नमेंट को, इवेंचुअली उसका बोझ अवाम पे ही पड़ता जा रहा है। भाई जो रोज़ का पेट्रोल डलवाने वाला था 1 लीटर का, वो आधे लीटर पे आ गई है इस महंगाई के अंदर। पेट्रोल पे तो बात करना ही फजूल है, क्योंकि ये जब मर्जी बढ़ा देते हैं। 16 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा होने का खदशा है। पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने से अशिया खुरानोश की कीमतों को भी आग लग जाएगी। किरायों में इजाफा होगा। महंगाई का नया तूफान जन्म लेगा, जिससे गरीब शहरी महंगाई की चक्की में पिस कर रह जाएंगे। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, हुकूमत इन पर रहम करे। तब्दीली नहीं रही, तब्दीली आ गई है।
اور سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ ٹیکس گزاروں کی سہولت کے لیے FPR دفاتر رات 12 بجے اور نیشنل بینک رات 8 بجے تک کھلے رہیں گے۔ تاریخ میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ ترجمان FPR کا کہنا ہے کہ مقررہ تاریخ کے بعد 1000 روپے یومیہ جرمانہ اور 2 سال قید بھی ہو سکتی ہے۔ سالانہ انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کا آج آخری دن ہے اور اس سلسلے میں FPR کے دفاتر میں رات 12 بجے تک کام جاری رہے گا۔ کراچی میں میٹرک جنرل گروپ کے حیران کن نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ امتحانات میں کامیابی کا تناسب 98% سے بھی زائد رہا۔ 4355 طلبہ ایسے ہیں جو گریس مارکس لے کر ای گریڈ سے پاس کیے گئے ہیں۔ حیران کن نتائج کی تفصیل سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ کراچی میں میٹرک جنرل گروپ کے حیران کن نتائج کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب 98% سے بھی زائد رہا ہے۔ 4355 طلبہ ایسے ہیں جو کہ گریس مارکس لے کر ای گریڈ سے پاس کیے گئے ہیں، اور ان تمام اسٹوڈنٹس کا مستقبل کیا ہوگا، انہیں آگے کالجز میں یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے ملے گا، اس پر بھی یقینی طور پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ میٹرک امتحانات میں 98% سے زائد طلبہ کو پاس کیا گیا ہے۔ کراچی کی جامعہ NED نے انٹر کے نتائج کے منتظر طلبہ کو بڑی خوشخبری سنا دی۔ میٹرک کی بنیاد پر داخلے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان جامعہ NED کے مطابق میرٹ لسٹ کا اجرا 30% میٹرک اور 70% انٹری ٹیسٹ کے نمبرز کی بنیاد پر کیا جائے گا، تاہم داخلہ عارضی بنیادوں پر ہوگا۔ ترجمان NED کا کہنا ہے کہ انجینئرنگ، آرکیٹیکچر اور کمپیوٹر سائنس میں داخلوں کے لیے کم سے کم 60% نمبر، جبکہ BS پروگرام کے لیے کم از کم 55% نمبرز حاصل کرنا لازمی ہوں گے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ سعودی عرب نے مسجد الحرام کو مکمل طور پر کھولنے کا اعلان کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق مسجد الحرام میں سماجی فاصلے کی پابندی کی شرط بھی ختم کر دی گئی ہے۔ انڈور ماسک پہننا ہوگا، جبکہ آؤٹ ڈور ماسک کی پابندی ہٹا دی گئی ہے۔ عوامی مقامات اور ریسٹورانٹس پر بھی کرونا پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ ویکسینیٹڈ افراد مسجد الحرام اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بغیر کسی پابندی کے جا سکیں گے۔ پابندیوں پر خاتمے کا اطلاق 17 اکتوبر سے ہوگا۔ پنجاب میں ڈینگی وائرس کا پھیلاؤ خوفناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ لاہور میں ایک روز میں ڈینگی بخار کے سب سے زیادہ 373 کیسز رپورٹ ہوئے۔ سرکاری اسپتالوں میں بستروں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے۔ صورتحال کیا ہے، جان لیتے ہیں۔ عظمت آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت بتائے گا، اسپتالوں میں کیا صورتحال ہے، کتنے فیصد بستر بھر چکے ہیں؟ ڈینگی ہے وہ پنجاب بھر میں بے قابو ہو گیا، اور خاص کر لاہور میں، کیونکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب بھر میں ڈینگی کے کیسز ہیں وہ تقریباً 508 سامنے آئے ہیں، جبکہ لاہور میں جو کیسز ہیں وہ تقریباً 373 کے قریب جو ہیں رپورٹ ہوئے ہیں۔ رواں سال سے اب تک شہر لاہور میں کنفرم جو ڈینگی کے 4220 جو ہے کنفرم کیسز سامنے آئے ہیں، اور ڈینگی کی جو حالت ہے وہ کافی تشویشناک ہے، اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جو ڈینگی کے لیے جو سرکاری ہسپتال جو ٹیچنگ ہے، وہ 6 جو شہر کے بڑے ہسپتال ہیں وہ ڈینگی کے مریضوں سے بھر چکے ہیں، اور ان میں مزید جو ہے وہ بیڈز کی اتنی قلت ہے کہ مزید جو مریض ہیں ان کو نہیں لیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جو شہر کے 4 بڑے ہسپتال جنہیں جناح سروسز اور جنرل ہسپتال، چلڈرن ہسپتال، DH کو میاں منشو سید مٹا ہسپتال، ان میں بیڈز بالکل نایاب ہو چکے ہیں، اور خطرے کی بات یہ ہے کہ جو بچے ہیں وہ بھی اس سے بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ جو لاہور کے چلڈرن ہسپتال ہے ان میں ڈینگی کے لیے بچوں کے لیے 33 بیڈ مختص کیے گئے تھے، لیکن 32 پر جو ہے وہ جو بچے ہیں وہ اس پر زیر علاج ہیں۔ اگر تفصیلاً بات کی جائے تو جنرل ہسپتال 122 بیڈ مختص کیے گئے تھے، اور 122 پر ہی مریض زیر علاج ہے۔ جناح ہسپتال میں 241 مریض پر 241 ہی زیر علاج ہیں۔ سروس ہسپتال میں 70 بیڈ پر 70 ہی مریض زیر علاج ہیں۔ گنگا رام میں 65 بیڈ پر 65 ہی مریض زیر علاج ہیں۔ سید مٹا ہسپتال میں 9 بیڈز پر 9 ہی مریض زیر علاج ہیں۔ DH کی میاں منشو 12 بیڈ پر 12 مریض زیر علاج۔ اسی طرح میو ہسپتال میں تقریباً بھر چکے ہیں اسپتالوں میں۔ بہت شکریہ عظمت اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ حیدرآباد میں ریونیو آفیسر ماجد خاص خیلی کے گھر میں ملازم کی گولی لگی لاش ملنے کے بعد صورتحال پرتشدد ہو گئی۔ جاں بحق ملازم عثمان سمرو کے ورثاء اور دیگر مشتعل افراد نے ماجد خاص خیلی کے گھر پر حملہ کر دیا۔ مشتعل افراد نے ماجد خاص خیلی اور پولیس اہلکاروں پر ڈنڈے برسا دیے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ اور رئیس صادق کو اسلام آباد پولیس کے اہلکار سے گالم گلوچ اور بدتمیزی کرنا مہنگا پڑ گیا۔ ویڈیو ریکارڈ ہونے پر رات حوالات میں گزارنا پڑی۔ بیورو چیف صغیر چودھری کی رپورٹ دیکھتے ہیں۔ سیکریٹریٹ کے علاقے میں کالے شیشے والی لگژری گاڑی میں سوار ایک شخص کو جب پولیس نے چیکنگ کے لیے روکا تو کار سوار برا مان گیا۔ گاڑی روکنے والے اہلکار کو نہ صرف کھری کھری سنا دی بلکہ معاملہ گالیاں اور دھمکیوں تک پہنچ گیا۔
गाली क्यों देगा सर? एक मिनट, तस्वीर कर, मैं इंचार्ज हूँ, इंचार्ज है तो मैंने को क्रिमिनल हूँ मैं। गाली सर बदतमीजी क्यों कर रहे हैं सर आप? पुलिस एहलकार ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए फौरन सारे वाक़े की मोबाइल फुटेज बना ली। गाड़ी देख, देख गाड़ी, क्या पड़ा है गाड़ी में, क्या पड़ा है? ओ सर गाली क्यों देगा सर? किसने गाली दी है? गाली क्यों देगा? गाड़ी में क्या पड़ा है? गाली क्यों देगा सर? पुलिस से पंगा लेने वाले शख्स डॉक्टर तलहा को अपने साथी समेत रात भर थाने में गुजारना पड़ी। पुलिस का कहना है कि गाड़ियों की चेकिंग सिक्योरिटी के लिए की जाती है। कानून का एहतराम सब पर लाजिम है, लेकिन किसी को हरगज कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सगीर चौधरी, ब्यूरो चीफ 24 न्यूज, इस्लामाबाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की हंगरी के वजीर तिजारत ट्रिस्टन एस्बिच से मुलाकात हुई है। मुलाकात में पाकिस्तान और हंगरी के बाहमी ताल्लुकात के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब का कहना था कि पाकिस्तान हंगरी के साथ ताल्लुकात के इस्तेहकाम के लिए मजीद इक़दामात का ख्वाहिशमंद है। GSP प्लस पर यूरोपीय अरकान पार्लियामेंट का मुस्बत रद्द-ए-अमल मिला है। गवर्नर पंजाब का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज हैं और तमाम इदारों में अर्ज़ किया गया है। मुल्क भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां जारी हैं। फैसलाबाद में शहरियों ने घरों और मसाजिद को सजाने के लिए बाजारों का रुख कर लिया। घंटा घर के अतराफ में भी स्टॉल्स लगा दिए गए। लाहौर में हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की आखिरी रोज़ तकरीबात का सिलसिला जारी है। ज़ायरीन और अकीदतमंदों की बड़ी तादाद मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रही है। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स के आखिरी रोज़ की तकरीबात का सिलसिला लाहौर में जारी है। ज़ायरीन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों से भी मज़ार शरीफ पर पहुँचे हैं और यहाँ पर हाज़िरी दे रहे हैं, मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं। मुख्तलिफ़ तकरीबात हैं जो कि उर्स के आखिरी रोज़ यहाँ पर जारी हैं और मुख्तलिफ़ महाफ़िल का इनेकाद भी किया जा रहा है। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स का आखिरी रोज़ है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ तकरीबात जारी हैं, मुख्तलिफ़ महाफ़िल का इनेकाद किया जा रहा है। ज़ायरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि मज़ार शरीफ पर पहुँच रही है। न सिर्फ लाहौर बल्कि दीगर शहरों से भी बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हैं, मज़ार शरीफ पर हाज़िरी दे रहे हैं, मन्नतें मुरादें मांग रहे हैं और दिए भी रोशन किए जा रहे हैं। हाते में बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन को देखा भी जा सकता है जो कि दीगर शहरों से भी यहाँ पर मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुँचे हैं। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का आखिरी रोज़ है। लाहौर में तकरीबात ये जारी हैं और इस सिलसिले में मुख्तलिफ़ महाफ़िल का इनेकाद भी किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में ज़ायरीन हैं जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं, बुज़ुर्ग भी शामिल हैं जो कि न सिर्फ लाहौर से बल्कि दीगर शहरों से भी मज़ार शरीफ पर हाज़िरी देने के लिए पहुँचे हैं। कोरोना केसेस में कमी के बाद NCOC ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी है। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को भी ख़त्म कर दिया गया है। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद भी बढ़ा दी गई है जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में भी 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त होगी। मजीद जान लेते हैं, सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बताएगा NCOC की जानिब से क्या हिदायतनामा जारी हुआ इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, आज NCOC का ये अहम जो इजलास हुआ उसमें कम बीमारी के फैलाव और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तनाज़ुर में फोरम ने मुल्क भर में हफ्तावार जो एक दिन की लाजमी बंदिश है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है जबकि NIP का नफाज 16 से 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा और इंडोर शादी की तकरीबात में शुरका की तादाद को भी बढ़ाया गया है और पहले ये तादाद 200 थी, अब इसकी तादाद बढ़ाकर 300 कर दी गई है जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 से बढ़ाकर 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त जो है वो दे दी गई है जबकि सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोल दिया है और 28 अक्टूबर और 21 को NCOC में इजलास में मौजूदा NIPs पर भी नज़रसानी की जाएगी। बहुत शुक्रिया सब अपडेट करने के लिए। मिशन वर्ल्ड कप के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचने वाली कौमी स्क्वाड ने कप्तान बाबर आजम की सालगिरह भी अनोखे अंदाज में मनाई। 36,000 फीट की बुलंदी पर जहाज पहुंचा तो कप्तान बाबर आजम की सालगिरह का केक काटा गया। Ladies and gentlemen, en route to Dubai, this is our immense pleasure to announce that at the height of 36,000 feet, we are celebrating the birthday of captain of Pakistan team, Babar Azam. इस बुलेटिन से इतना ही, वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।